सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल हैदरवाइज और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। गौहर सेठ हसन के घर से निकलने के बाद काफी देर तक पैदल चलता रहा। उसके सामने कोई मंजिल नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था। फिर उसे एक पार्क नजर आया और वो पार्क की तरफ बढ़ गया। कुछ देर पार्क के किसी पुरसुकून गोशे में बैठकर अपने बारे में गौर करना चाहता था, खुद अपने बारे में। वो एक लुटा पुटा इंसान था, भरी दुनिया में उसका कोई नहीं था। बेबसी की गोद में जिंदगी गुजारी, दूसरों के हाथ में खेलता रहा। फिर उसे कुछ दिलचस्प कुव्वतें हासिल हो गईं। ये कुव्वतें भी दूसरों की अता करदा थीं। कौन जाने कब तौफीक बाबा इन्हें वापस ले ले। फिर इसके बाद क्या होगा। पार्क के एक सुनसान गोशे में संगे मरमर की खूबसूरत बेंच पर बैठकर वो सोचता रहा कि क्या करे, कहाँ जाए। तौफीक बाबा ने अगर अपनी दी हुई ताकतें वापस ले लीं तो फिर क्या होगा। वो इन ताकतों का गलत इस्तेमाल कर रहा था। तौफीक बाबा ने उसे ये कुव्वतें इसलिए दी थी कि वो अपने दिए हुए चैलेंज का तज्जिया करे और ये जान ले कि दौलत की दुनिया में कोई अहमियत नहीं। लेकिन उसने इन ताकतों के सहारे माशरे को सुधारने का बेड़ा उठा लिया था। लेकिन ये इन ताकतों का गलत इस्तेमाल तो नहीं है। उसने अपने लिए तो कुछ नहीं किया। क्या हुआ अगर सेठ साहब के घराने को सुधार दिया? ये तो अच्छा हुआ, न जाने कितने गरीबों का भला हो गया। सेठ साहब की नेक दिली न जाने कितने लोगों के लिए फ़ायदा मंद होगी। और फिर खुद मजलूम सेठ, जिसने न जाने किस तरह पूरी ज़िंदगी सरफ करके दौलत के अंबार लगाए, उसकी ज़िंदगी भर की काविशें उसे किसी की मोहब्बत न दे सकीं। सब दौलत के भूखे थे, गोया दौलत सेठ साहब को मोहब्बत न दे सकी। इस तरह तौफीक बाबा जीत रहे हैं। लेकिन फिर उसे क्लर्क के घराने का ख्याल आया। हाँ, वहाँ तो दौलत नहीं थी, वहाँ तो कसम पुरसी और बेबसी का राज था। वो काफ़ी देर पार्क में बैठता सोचता रहा कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। अचानक उसकी नज़र एक नौजवान पर पड़ी। हसरत की तस्वीर, खूबसूरत चेहरा मुसीबतों की गर्द से धुंधला गया था, लेकिन खदो खाल अच्छे थे। उससे ऐसा लग रहा था कि कभी चेहरे पर दमक और रौनक रही होगी। जिस्म पर सफ़ेद लिबास, लेकिन बोसीदा। लगता था कि किसी मोहब्बत करने वाली माँ बीवी ने बड़ी चाहत से बाहर भेजा है। पाँव में जूते जिनकी गर्द शायद महीनों से सिर्फ पानी से ही साफ की जा रही थी। गौहर उसे देखता रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस नौजवान के करीब पहुंच गया। नौजवान एक इलेक्ट्रिक के खंभे से खड़ा था जो फुटपाथ के साथ था। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे, होंठ खुश्क जैसे उसे पानी भी नहीं मिला हो। उसने नौजवान के जहन में अपना जहन डाल दिया और उसकी सोच को पढ़ने लगा। मुफलिसी, बेरोजगारी, तंगदुस्ती, फाका कशी, क्या है मेरे लिए इस जिंदगी में? मैं जिंदा क्यों हूँ? मैं जो अपने वालिदैन, अपनी बहन की उम्मीदों का मरकज़ हूँ। लेकिन कौन सी उम्मीद पूरी हुई? पूरे 3 साल से जिंदगी के इस बोझ को सड़कों पर घसीट रहा हूँ। फिर हर दरवाज़ा मेरे ऊपर बंद है। आखिर क्यों? मैं कहाँ जाऊँ? क्या करूँ? इस बेगैरत ज़िंदगी को कहाँ दफन करूँ? हर सुबह बहन की मुस्कुराहट, माँ की आंखों की रौनक और बाप की आरजुएं मुझे रुखसत करती हैं। इसलिए दिन भर आवारागर्दी करने के बाद शाम को घर पहुंच जाता हूं और फिर माँ जो अड़ोस पड़ोस से उधार लेकर रोटी का निज़ाम चला रही है, वो देखकर एक बार फिर मेरा दिल तकलीफ से भर जाता है। बहन का चेहरा फाकों से मस्क हो चुका है, वो चेहरा जिसका हुस्न व पाकीज़ी भी मिसाल रखती है। नहीं, ये ज़िंदगी मुझे इस कदर मायूस नहीं कर सकती। मैं इससे इंतकाम लूँगा। मेरा इससे क्या वास्ता, मैं इसे ख़त्म कर दूँगा। माँ बाप और बहन ने मुझे आरजुओं का मरकज़ बना रखा है। कम से कम उनका ये फ़रेब तो ख़त्म होगा। ये सहारा टूट जाने के बाद वो अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करेंगे। मैं उनकी आंखों के बुझे चिराग नहीं देख सकता। मुझे मर जाना चाहिए। वो इलेक्ट्रिक पोल के पास से हट गया। गौहर सोचने लगा ये अपनी ही बरादरी का मालूम होता है और फिर नौजवान के पीछे पीछे चलने लगा। नौजवान एक बस स्टॉप पर पहुंचकर रुक गया। उसके कदमों की लड़खड़ाहट बता रही थी कि वो बहुत कमज़ोर है, बहुत थक गया है। नौजवान शायद बस का इंतज़ार कर रहा था और फिर एक बस आगे आई। गौहर के लिए यहाँ थोड़ी सी दिक्कत थी, लेकिन बहरहाल नौजवान के बारे में उसे शायद तजस्सुस था, इसलिए उसने ख़तरा मोल ले लिया। बस भरी हुई थी, कौन उसके वजूद को मस्क करेगा, और अगर बात बढ़ गई तो फिर एक ही तरकीब थी, किसी का जिस्म उधार ले ले। बस आगे बढ़ गई। नौजवान उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। कंडक्टर टिकट बांटता हुआ आ रहा था और जूं करीब आता जा रहा था, नौजवान का चेहरा जर्द पड़ता जा रहा था। कंडक्टर आखिर उसके करीब पहुंच गया और कहने लगा, टिकट। मेरे पास पैसे नहीं हैं,
नौजवान ने फंसी फंसी आवाज में कहा। बाबूजी फिर बस में क्यों चढ़े थे? कंडक्टर ने भवें चढ़ाते हुए कहा। नौजवान ने आंखें बंद कर लीं। एक्टिंग मत करो, अगले स्टॉप पर उतर जाओ, और बड़े बड़े एक्टिंग करने लोग यहाँ आ जाते हैं। रोको उस्ताद, कंडक्टर ने खिड़की से झांक कर स्टॉप देखते हुए कहा। और अब गौहर का मुदाखलत करना जरूरी था। गौहर ने पास खड़े हुए एक खान साहब को देखा और खान साहब चौंक पड़े। उनका जिस्म हौले हौले कांपा और दूसरे लम्हे गौहर खान साहब के जिस्म में था। रोको उस्ताद, कंडक्टर ने जोर से बस पर हाथ मारते हुए कहा और फिर नौजवान की तरफ देखकर बोला, चलो बाबू नीचे उतर जाओ। नौजवान साकित और जामिद खड़ा था। कंडक्टर आग बगोला होकर चीखा, उतर जा बे, कि अचानक झापड़ रसीद करते हुए दूसरे लोगों का टाइम खराब करने लगा। ओए तुम 4 आने के लिए इसकी बेइज्जती क्यों करता है? लो मरो, अब इसको कुछ मत कहना। खान साहब ने जेब में हाथ डालकर चवन्नी कंडक्टर के हाथ में थमा दी, जो उसने कंडक्टरी के ही थैले में डाल ली। कितने लोगों को छोड़े खान साहब? मालिक को पूरा पैसा चाहिए। कंडक्टर ने खान साहब के डील डोल को देखकर खामोश हो जाना मुनासिब समझा और दूसरे लोगों को टिकट देता हुआ आगे बढ़ गया। नौजवान अब भी खामोश खड़ा था। उसकी आंखें बदस्तूर बंद थीं। गौहर ने आहिस्ता से खान साहब का जिस्म छोड़ दिया और खान साहब होनकों की तरह मुंह फाड़कर इधर उधर देखने लगे। फिर वो जोर जोर से चीखे, रुको कंडक्टर साहब, हमारा स्टॉप निकल गया। अगले स्टॉप पर गाड़ी रुकते ही खान साहब बौखलाए हुए नीचे उतर गए। वो गरीब सोच भी ना सका होगा कि थोड़ी देर के लिए उसे क्या हो गया। बस सफ़र करती रही, कुछ सीटें खाली हो गई, लेकिन नौजवान इसी तरह खड़ा रहा। उसकी नज़रें झुकी हुई थीं। गौहर ने फिर उसकी जहनी कैफियत देखी। वो सोच रहा था, ये है मेरी ज़िंदगी, बेइज्जती, रुसवाई और ज़िल्लत। दूसरे लोग मेरे ऊपर रहम खाकर मेरे लिए बस का टिकट खरीद लेते हैं, लेकिन खैर अब देखूंगा ये लोग किस तरह मेरी बेइज्जती करते हैं। उस कंडक्टर ने आखिरी बार मेरी बेइज्जती करके मेरे मरने की ख्वाहिश को मजबूत कर दिया है। मैं इस दुनिया से अब नहीं लड़ सकता, मैं नहीं लड़ सकता। मेरे लिए सिर्फ मौत की आगोश खुली है और कुछ नहीं। गौहर ने गर्दन हिलाई। बस अब आखिरी स्टॉप पर पहुंच रही थी। ये बंदरगाह का इलाका था। यहाँ एक साहिल भी था। बस रुक गई, नौजवान उतर गया। गौहर भी उसके पीछे चल रहा था। नौजवान का रुख उस तफरीही साहिल की तरफ था। वो चलता रहा। फिर वो साहिल के नज़दीक एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने लगा। ये पहाड़ी खासी बुलंद थी, लेकिन ऊपर तक जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थीं, जिसकी वजह से ये चढ़ाई दुश्वार नहीं थी। गौहर बदस्तूर नौजवान के पीछे लगा रहा और बिल आखिर नौजवान ऊपर पहुंच गया। पहाड़ी के एक कोने पर खड़ा हो गया। गौहर अब पूरी तरह तैयार था। वो ऐन वक्त पर नौजवान को उसके इरादे से बाज रखना चाहता था। नौजवान ने आसमान की तरफ देखा। कई सेकंड देखता रहा। फिर उसके मुंह से लरजती आवाज़ में निकला, मैं जानता हूँ मेरे अल्लाह, खुदकुशी आराम है। ये तेरी बख्शी हुई नेमतों से इन्हिराफ करने के मुतरादिफ है, लेकिन मैं तेरी दुनिया का एक नाकारा इंसान हूँ। तेरी वसी दुनिया में कोई मकाम हासिल नहीं कर सका। नाकारा लोग तेरी दुनिया पर बोझ हैं मालिक। उन्हें तेरी दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। मैं नहीं जानता मेरे परवरदिगार कि मैंने अपनी जद्दोजहद में कौन सी कमी की, लेकिन कोई कमी तो ज़रूर होगी। मैं थक चुका हूँ मेरे माबूद। अपने एक नकारा और थकी हुए गुनहगार का ये गुनाह माफ़ कर देना। उसका जिस्म लरजने लगा और गौहर उसकी पुश्त पर पहुँच गया। नौजवान की आवाज़ भर्रा गई, माँ, जब मैं पैदा हुआ हूँगा तो तूने बड़ी तकवीत महसूस की होगी। तूने सोचा होगा मेरा बेटा जवान होकर तेरे लिए खुशियाँ लाएगा, लेकिन मैं तेरे लिए कोई खुशी नहीं ला सका। मेरी मजबूरियों को माफ़ कर देना। फिर उसने आंखें बंद कर लीं। उसी वक़्त गौहर का मजबूत हाथ उसके कंधे पर जम गया और वो उछल पड़ा। गौहर ने उसे पीछे खींच लिया और नौजवान बुरी तरह नर्वस हो गया। गौहर ने उसका कंधा छोड़कर दोस्ताना अंदाज में उसका हाथ पकड़ लिया और भारी आवाज़ में बोला, आओ दोस्त, चले आओ, सामने पार्क में बैठकर बातचीत करते हैं। तुम कौन हो? नौजवान ने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। दुश्मन नहीं हूँ, मेरे साथ चले आओ, गौहर ने ज़रा सख्त लहजे में कहा और नौजवान खामोश हो गया। उसके चेहरे पर सख्त हैरत और ताज्जुब के आसार थे। वो दोनों चलते रहे और फिर वो पहाड़ी के दूसरे हिस्से में पहुंच गए, जहां पर एक खूबसूरत पार्क फैला हुआ था। इस पार्क में एक शानदार होटल भी था जो नया नया खुला था। गौहर उसे लेकर पार्क के हिस्से में पहुंच गया और फिर एक घने दरख्त की झाड़ी में बैठते हुए बोला, वेटर को बुलाओ, वो जा रहा है, उसे आवाज़ दो। मगर नौजवान ने घबराए हुए लहजे में कहा। गौहर ने खुद ही वेटर को आवाज़ दी और वेटर चौंक कर देखने लगा। फिर वो नौजवान को देखकर उस तरफ आ गया। जी साहब, आपने कुछ फरमाया?
कुछ उम्दा किस्म के बिस्किट, पेस्ट्रियां वगैरह और आला किस्म की कॉफ़ी, गौहर ने कहा, और वेटर समझा कि शायद नौजवान उसे ये ऑर्डर दे रहा है। वो ऑर्डर सुनकर गर्दन झुकाकर वापस पलटा और उसी वक्त गौहर फिर बोला, और हाँ, कॉफ़ी के 2 कप लाना, मेरा मतलब है 2 प्यालियाँ। वेटर ने गर्दन हिला दी। गालबन वो यही समझा होगा कि इसका दूसरा साथी वहाँ आने वाला है। तुम मेरी आवाज़ और मेरी नज़र ना आने वाली शख्सियत के बारे में बहुत हैरान होगे, लेकिन मैं कोई जिन भूत नहीं हूँ, तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ जिसे कुछ पुरस्कार कुव्वतें हासिल हैं। मैं अगर ये कहूँ कि मेरे हालात भी तुम्हारी तरह ही थे तो कुछ गलत नहीं होगा। दुनिया ने मेरा वजूद भी भुला दिया। मेरे लिए इस ज़मीन के किसी हिस्से में पनाह नहीं थी। तुम्हारा कोई घर तो है, माँ और बहन तो है, तुम्हारे लिए छत तो है, किसी को तुम्हारा इंतज़ार तो है, लेकिन मैं इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा था। किसी को मेरा इंतज़ार नहीं था, मेरा कोई घर नहीं था। सर्दियों की सख्त बरसात में मुझे किसी मोटर के गैराज में भी पनाह नहीं मिलती थी। सब कुछ बताने से मेरा मकसद यह है कि तुम तन्हा ही दुनिया के मजलूम इंसान नहीं। अगर गौर करोगे तो सड़कों पर चलते फिरते लाखों चेहरों में अपना अक्स पाओगे। ये सब खुदकशी नहीं करते, ये सब इसी गुर्बत का जहर पी रहे हैं। नौजवान, तुम तन्हा अपनी जिंदगी के मालिक नहीं। तुम्हें मजीद 3 जिंदगियों से खेलने का कोई हक नहीं। हाँ, तुम्हारी माँ, बहन और तुम्हारा बाप, तुम उनके वाहिद सहारे हो। ठीक है, तुम्हें रोजगार नहीं मिला, लेकिन तुम्हारी जिंदगी उनके लिए कितनी बड़ी तकवीत रखती है। क्या ये उनके लिए काफ़ी नहीं कि तुम उनकी उम्मीद हो? तुम्हारे मरने से उनकी उम्मीद भी ख़त्म हो जाएगी। नौजवान उसकी बात सुनकर अफसुर्दगी से बोला, फिर मुझे बताओ मैं क्या करूं? नौजवान बिलक बिलक कर रोने लगा और गौहर का दिल बहुत मुतासिर हो गया। मेरी माँ ने आंखों की बिनाई ख़त्म कर ली है। मुझे तालीम दिलाने के लिए उसने दिन रात मेहनत की। बीए करने के बाद 3 साल से सड़कों पर घूम रहा हूँ, लेकिन कहीं चपड़ासी की नौकरी भी नहीं मिल रही। फिर मैं क्या करूँ? नौजवान बुरी तरह रो रहा था। किसी नौजवान की आंख से टपका हुआ बेबसी का आंसू उसके लिए बड़ी गाली होती है। गौहर कहने लगा, गुजरे वक्त को भूल जाओ, इन गालियों को अपने रुखसानों से पूंछ दो और एक नए इंसान बन जाओ। मैं कठिन रास्तों पर तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ, गौहर ने कहा, और नौजवान ने गर्दन झुका ली। दूर से वेटर आता नजर आया और गौहर ने जेब से रुमाल निकालकर खुद उसके रुखसार के आंसू साफ किए। नौजवान ने उसका नादीदा हाथ पकड़ लिया और उसे छूकर महसूस करने लगा। तुम नजर क्यों नहीं आते दोस्त? इसलिए कि मेरा जिस्म मुझसे बहुत दूर है, गौहर ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? तुम मेरे बारे में तफसील मत पूछो। वेटर ने उनके सामने लाई हुई चीजें रख दी और बोला, दूसरे साहब नहीं आए अभी तक? आ जाएंगे वेटर, तुम जाओ, उस नौजवान शाहिद ने कहा, और वेटर चौंक कर उसे देखने लगा। शायद उसे बदली हुई आवाज का एहसास हुआ था। फिर वो कंधे उचकाकर चला गया। खाओ शाहिद, मैं सिर्फ कॉफी पीऊंगा, गौहर ने कहा। मैं भी सिर्फ कॉफी, नौजवान ने कहना चाहा, लेकिन गौहर ने उसकी बात काट दी। तुम्हें ये सब कुछ खाना होगा। मुझे इल्म है कि तुम भूखे हो, लेकिन मेरी दोस्ती के लिए एक शर्त ये भी है, एक दोस्त की हैसियत से मेरी हर बात मान लोगे, गौहर ने कहा, और शाहिद की गर्दन फिर झुक गई। लरजती आवाज में बोला, मेरे माँ बाप और बहन ने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया मेरे दोस्त। मैं ये सब नहीं खा सकता, किस दिल से खाऊं? तुम्हारी माँ, बहन और बाप तुम्हारे दोस्त के भी यही सब कुछ है। मैं उनका बेटा और भाई हूँ। हम यहाँ से घर चलेंगे और उनके लिए भी सब कुछ ले चलेंगे। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, शाहिद ने कहा, लेकिन गौहर ने उसका जुमला काट दिया। एहसानमंद गैरों के होते हैं, मैं गैर नहीं, तुम्हारा दोस्त हूँ। चलो शुरू हो जाओ। गौहर ने अपनी प्याली उठा ली और शाहिद हैरान नज़रों से खला में गुम होती हुई प्याली को देख रहा था। गौहर इसरार करके उसे सब कुछ खिला रहा था और उसे एक रूहानी खुशी का एहसास हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो होटल में बैठा दाल और चपाती खा रहा हो और होटल वाले ने उसे कह दिया हो, कोई बात नहीं है भैया, पैसे नहीं है तो कोई हर्ज नहीं, तुम खाना खाओ। या सेठ रशीद ने उसे अपने गैराज में जगह दे दी हो और कहा हो, गाड़ी लोहे की है, अगर पानी में भीग जाए तो कोई हर्ज नहीं, तुम आराम से गैराज में रहो ताकि सर्दी और बारिश से बचो, और हाँ, दरवाज़ा बंद कर लेना। वो शाहिद को खाता हुआ देखता रहा। खाने के बाद उसने पूछा, क्या तुमने काफ़ी ख़त्म कर ली? उसने कहा, हाँ। वेटर को बुलाकर बिल अदा कर दो। गौहर ने जेब में हाथ डालकर नोटों का एक बंडल उसकी तरफ बढ़ा दिया और शाहिद फटी फटी नज़रों से नोटों के उस बंडल को देखने लगा। उसका जिस्म कांपने लगा था। वेटर को आवाज़ दो शाहिद, इसे पकड़ो, गौहर ने फिर कहा और शाहिद ने लरजते हाथों से नोट पकड़ लिए
और फिर उसने वेटर को इशारा किया और उससे बिल तलब किया। उसके बाद उसने बंडल से खींच कर नोट वेटर के हवाले कर दिया और वेटर वापस चला गया। शाहिद ने बाकी बंडल गौहर की तरफ बढ़ा दिया। इसे रखो, घर वालों के लिए अभी खरीदारी करनी है, गौहर ने कहा। मैं तुम्हारे साथ हूँ खामोशी से, और हाँ, घर वालों को अभी मेरे बारे में कुछ मत बताना, ज़रूरत हुई तो मैं खुद आया हो जाऊँगा। मगर ये इतनी रकम दोस्त चोरी की नहीं है, इत्मीनान रखो। मैं तुम्हें ऐसे 1000 बंडल मुहैया कर सकता हूँ, लेकिन अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। माशरे में बाइज़्ज़त मकाम हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ जद्दोजहद ज़रूरी है। मैं तुम्हें दौलत मुहैया करने के बजाय वो मकाम दिलाऊंगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। नौजवान ने सर झुका लिया। वो तहे दिल से गौहर का एहसानमंद था, लेकिन गौहर ने कह दिया कि दोस्त का शुक्रिया अदा करना उसकी तौहीन होती है, और वो लोग वहाँ से उठ गए। बंदरगाह पर आकर गौहर ने उससे टैक्सी रोकने के लिए कहा और टैक्सी उन्हें लेकर चल पड़ी। शहर में दाखिल होकर उन्होंने एक होटल के सामने टैक्सी रुकवाई और गौहर ने शाहिद से कहा कि वो अपने घर वालों के लिए उम्दा सा खाना पैक करवा ले। शाहिद उतरकर होटल में चला गया और थोड़ी देर बाद हाथों में कई पैकेट लिए आया। उसकी आंखों में खुशी थी। क्या ख्याल है तौफीक बाबा, गौहर ने मुस्कुराते हुए दिल ही दिल में सोचा, क्या दौलत ने ऐसे ज़िंदगी वापस नहीं कर दी? इसके थोड़ी देर कबल के चेहरे का तस्वर करो और अब का देखो, जब ये एक फुटपाथ पर वीरान आंखों और वीरान दिल के साथ खड़ा था। इसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि ये खुदकुशी कर ले, लेकिन इस वक्त इसकी आंखों की चमक वापस लौट आई है। फिर टैक्सी एक गंदे से मोहल्ले के सामने रुकी और शाहिद ने उसका बिल अदा कर दिया। मकान की तरफ जाते हुए गौहर ने कहा, तुम अपने वालिदैन को बताओगे कि मुलाजमत का बंदोबस्त हो गया है और तुम्हें बहुत आला किस्म की मुलाजमत मिल गई है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम काम से लग जाओगे। मैं तुम्हारे बारे में अभी कुछ ना बताऊं? शाहिद ने पूछा। नहीं, अभी बिल्कुल नहीं, गौहर ने सख्ती से कहा, और शाहिद ने गर्दन हिला दी। थोड़ी देर के बाद वो एक बोसीदा और इफलास ज़दा मकान के सामने रुके जिस पर टाट का पर्दा पड़ा हुआ था। आओ दोस्त, मेरा मकान किसी काबिल नहीं है, लेकिन ये एक दोस्त का मकान है। मैं कह चुका हूँ शाहिद, मेरा तो कोई मकान भी नहीं, गौहर ने जवाब दिया, और दोनों टाट का पर्दा उठाकर अंदर दाखिल हो गए। अंदरूनी कमरे से झाड़ू देने की आवाज़ आ रही थी। सामने ही एक पाकीज़ा सूरत खातून नमाज पढ़ रही थी और एक बुजुर्ग वज़ू कर रहे थे। बुजुर्ग की निगाह शाहिद पर पड़ी और वो खिल उठे। आ गए बेटा, अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने कहा, और शाहिद उनके करीब पहुंच गया। ये क्या है बेटा? उन्होंने शाहिद के हाथ में पकड़े हुए पैकेट देखकर कहा। खाना है अब्बा जी। हसीना ओ हसीना, आई भाईजान। अंदर से एक मुतरन्नम आवाज़ आई और दूसरे लम्हे असरत के लिबास में मलबूस एक हसीन सूरत बाहर निकल आई। धुली धुली मासूम आंखों से उसने भाई को देखा और उसके चेहरे पर मोहब्बत का नूर बिखर गया। क्या ले आए भाईजान? उसने पैकेट संभालते हुए कहा। खाना है पगली, मैंने सोचा आज हसीना की दावत की जाए। नौकरी मिल गई भैया? बहन के चेहरे पर मसरतों के चिराग खिल उठे। हाँ मिल गई। शाहिद को झूठ बोलते हुए तकलीफ हो रही थी। गौहर ने उसका कंधा थपथपाया। अल्लाह तेरा शुक्र है, हसीना के मुंह से निकला, और इतनी देर में माँ ने भी सलाम फेरा। वो आई और उन्होंने बेटे के चेहरे पर दम पड़ा और फिर मुसरत से बोली, वाकई मेरे बेटे को नौकरी मिल गई? हाँ अम्मी मिल गई, शाहिद ने गौहर के हाथ के दबाव के तहत कहा। खुदा का एहसान है। कहाँ मिली बेटा? एक फर्म है अब्बा जी, बात हो चुकी है, बस नौकरी पक्की समझे। पैसे कहाँ से आए? एक दोस्त की इनायत है अब्बा जी, उसी ने सब कुछ किया है। ये सब कुछ उसी ने दिया है, नौकरी भी उसी ने दिलवाई। बेइख्तियार उसके वालिद साहब दुआएं देने लगे, खुदा उसे सलामत रखे, नौकरी मिल जाए तो उसने जो कुछ दिया है सबसे पहले उसे वापस करना। दोस्ती से नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, शाहिद के वालिद बुजुर्गवार ने कहा। वो तो बेलौस दोस्त है अब्बा जी, मैं उसका एहसान क्या उतारूंगा? उसने मुझ पर नहीं, आप सब पर भी बहुत ज़बरदस्त एहसान किया है। शाहिद से रहा नहीं गया और वो बोल उठा, लेकिन शाने पर गौहर के हाथ के दबाव के तहत वो संभल गया। चलो अब मुंह हाथ धोकर खाना खा लो, माँ ने कहा। नहीं अम्मी, मुझे उस दोस्त ने बहुत कुछ खिला दिया है, आप लोग खाएं और मेरे सामने खाएं। मैं शर्मिंदा हूँ अम्मी, उस दोस्त से इनकार ना कर सका, मगर मुझे बहुत भूख लगी थी अम्मी। तो इसमें क्या बात है बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। चलो हसीना, खाना गर्म करो, खुदा ने नेमत दी है और हम भूखे हैं, तो हमें उससे बेइतनाई का इजहार नहीं करना चाहिए, माँ ने कहा। और थोड़ी देर के बाद टाट का दस्तरख्वान बिछ गया और सब उस पर बैठकर खाना खाने लगे। गौहर ने शाहिद के कान में कहा, मैं चंद रोज़ तुम्हारे साथ क़याम करूँगा। मेरा ख्याल है यहाँ कुछ कमरे ऐसे हैं जिनका ताल्लुक अंदरूनी हिस्से से नहीं।
मेरे कमरे में 2 बिस्तर मौजूद हैं, शाहिद ने कहा। तब ठीक है, मुझे इजाज़त दो, शाम को मिलेंगे, मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगा। और हाँ, अब तुम्हारा काम यह है कि घर में राशन लाकर डाल दो, ज़रूरत की हर चीज़ ले आओ, रकम और चाहिए तो और ले लो, घर के लोगों को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रकम तो पहले बहुत है दोस्त। सुनो, क्या मुझे तुम्हारा नाम मालूम नहीं हो सकता? मुझे बेनाम रहने दो, तुम मुझे सिर्फ दोस्त के नाम से याद कर सकते हो, गौहर ने जवाब दिया। शाम को खाना मेरे साथ ही खाओगे, शाहिद ने कहा। नहीं, मुझे इन तकल्लुफ़ात से दूर रखो, तुम अपने अहले खाना के साथ खाना खा लेना, मेरा क्या है, जहां भूख लगी खा लूंगा, गौहर ने कहा और फिर बाहर निकल गया। इस घराने की मदद करके उसे दिली खुशी हो रही थी। तौफीक बाबा ने गौहर को ताकत दी थी कि वो जब चाहे जितनी चाहे दौलत हासिल कर सकता है। गौहर इस कुव्वत से फ़ायदा उठाते हुए शाहिद को करोड़पति बना सकता था, लेकिन इस तरह उसके जज्बे की तस्कीन नहीं होनी थी। वो शाहिद को खुद कुछ करने का मौका देना चाहता था। हाँ, इस सिलसिले में उसको किसी मदद की ज़रूरत पड़ती तो वो देने के लिए तैयार था। सेठ मेहंदी वाला से उसके बड़े ताल्लुकात थे। अगर वो सेठ मेहंदी वाला के पास जाकर कहता कि एक BA पास नौजवान को किसी मिल में रख ले, तो उसके कहने से मेहंदी वाला शायद वो उसको रख देता, लेकिन इस तरह मज़ा नहीं आता। वो शाहिद के लिए किसी जगह नौकरी का बंदोबस्त करना चाहता था और वो इसके लिए किसी माकूल मुलाजमत का बंदोबस्त करने की सोच रहा था, लेकिन अपनी फितरत के मुताबिक किसी सीधे रास्ते से नहीं, बल्कि पेचो खम में उलझकर। उसका रुख इस इलाके की तरफ था जहां बड़ी बड़ी फर्मों के दफातर थे, और फिर उसे एक फर्म का नाम पसंद आ गया, ब्लू हाउस इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स। शाम हो चुकी थी और फर्म के ऑफिस की छुट्टी हो गई थी। कुछ लोग निकल रहे थे। इमारत के कंपाउंड में एक चमकती हुई लंबी कार के नज़दीक सफ़ेद वर्दी में मलबूस एक ड्राइवर बादब खड़ा था। ड्राइवर को शायद किसी का इंतज़ार था, और इतनी लंबी कार का मालिक इस फर्म का मालिक ही हो सकता है। गौहर का अंदाज़ा दुरुस्त था। अंदर से दराज कद का एक दरमियानी उम्र का आदमी बाहर निकला। उसके दांतों में सिगार दबा हुआ था और चेहरे से रौनक टपक रही थी। शिकार, गौहर के जहन ने नारा लगाया। यकीनन वो एक उम्दा शिकार साबित हो सकता है। गौहर जल्दी से आगे बढ़ गया और फिर उसने उस शख्स के चेहरे की तरफ देखा। कार के करीब पहुंचते पहुंचते दराजकद आदमी ठिठक गया। उसे अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। एक लम्हे के लिए उसका जिस्म कांपा और दूसरे लम्हे गौहर उस पर काबिज था। गौहर आगे बढ़ा और ड्राइवर ने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। वो पिछली सीट पर बैठ गया और कार चल पड़ी। तब उसने अपने शिकार को पढ़ा। उसका नाम वसीम अहमद था। दौलत विरसे में मिली थी। बेहद साजिशी जहन का मालिक था और हेर फेर में अपना सानी नहीं रख सकता। अपनी फर्म के जरिए उसने बहुत से चक्कर चला रखे थे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तो सिर्फ बहाना था। वो दरअसल स्मगलिंग करता था और इस तरह उसने अपने बाप की छोड़ी हुई दौलत में ज़बरदस्त इजाफा कर लिया। बड़े बड़े वज़रा और दूसरे लोगों से उसके गहरे ताल्लुक थे और किसी की मजाल नहीं थी कि उसकी तरफ आंख उठाकर देख सकते। खूब, बहुत बेहतर वसीम अहमद साहब, आपका बेहतरीन इलाज ना किया तो फिर बात ही क्या बनी। गौहर ने मुस्कुराते हुए सोचा, आप मुल्क कौम को जो नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसका पूरा हिसाब आपको देना होगा। मैं देखूंगा आपको किस कदर चालाक हैं। आप कानून को खिलौना समझते हैं और अपनी दौलत के आगे खुदा के कानून को भूल गए। मैं आपको कानून सिखाऊंगा। मैं आपको इंसानियत के कानून की तमाम किताबें पढ़ाऊंगा। कार दौड़ती रही और फिर एक आलीशान कोठी में दाखिल हो गई। बावर्दी चौकीदार ने गेट खोलकर सलाम किया और गौहर ने हाथ उठाकर उनके सलाम का जवाब दिया। वैसे उसने चौकीदार के चेहरे की हैरत को बगौर देखा, जो शायद आज खिलाफ तवक्को सलाम का जवाब मिल जाने पर हैरान था, वरना साहब तो सिर्फ सलाम लेना जानते थे और उनका जवाब देने के लिए उनके पास वक्त नहीं था। कार रोककर ड्राइवर जल्दी से नीचे उतरा और उसने कार का दरवाज़ा खोल दिया। गौहर नीचे उतरा। उसने दिलचस्प नज़रों से कोठी को देखा। एक एक हिस्से से बेपनाह इमारत का एहसास हो रहा था। एक शाहिद था जिस पर आज उसकी निगाह न पड़ती तो वो भूख और बेरोजगारी से तंग आकर खुदकुशी कर लेता, और एक ये थे जिनके हाथ दौलत की रेलपेट थी। हेलो डार्लिंग, दरवाजे से एक आवाज़ आई। वो चौंक पड़ा। ये नीमा थी, वसीम अहमद की महबूबा। वसीम अहमद की हैसियत से गौहर उसे आसानी से पहचान गया और उसकी होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। हेलो, उसने कहा, आज बहुत इंतज़ार कराया तुमने। मैं तो बोर हो रही थी। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती।
नीमा ने एक अदा से कहा और गौहर उसे देखता हुआ आगे बढ़ गया। लड़की दर हकीकत इस काबिल थी कि उसके नाज उठाए जाएं, लेकिन सिर्फ वसीम अहमद ही उसके नाज उठा सकता था, गौहर नहीं। लड़की उसके आगे बढ़ जाने से कुछ नाराज हो गई और उसी जगह खड़ी उसे देखती रही। गौहर अंदर दाखिल हो गया और फिर वो एक कमरे में पहुंच गया। यहाँ तक आ गया था, अब उसे वसीम अहमद के जिस्म की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उसने वसीम अहमद का जिस्म छोड़ दिया और एक तरफ खड़ा हो गया। वसीम अहमद चंद लम्हे चकराया, फिर उछल कर खड़ा हो गया। वो पागलों के से अंदाज में इधर उधर देख रहा था। फिर वो दोबारा सोफे पर बैठ गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था और गौहर थोड़ी दूर खड़ा उसकी हालत से लुत्फ अंदोज हो रहा था। इस वक्त नीमा आंधी और तूफान की तरह कमरे में दाखिल हुई। उसने ज़ोर से दरवाज़ा खोलकर अपने गुस्से का इजहार किया और फिर अंदर आकर वसीम को घूरने लगी, जो उसे देखकर चौंक पड़ा। आओ नीमा आओ, उसने खुश दिली से कहा तो नीमा कहने लगी, मैं जा रही हूँ और आइंदा कभी नहीं आऊँगी। और ये देखकर वसीम अहमद का मुंह हैरत से फैल गया। क्यों नीमा, क्या हुआ? क्या समझते हो मैं तुम्हारी दौलतमंदी से मुतासिर हो जाऊंगी? मैं भी इतनी गिरी पड़ी नहीं, मुझे तुम्हारी दौलत की कोई परवाह नहीं, नीमा ने गुस्से से कहा। नीमा कैसी बातें कर रही हो, क्या तुम्हें भी कुछ हो गया? तुमने मेरी बेइज्जती की है, मेरी तौहीन की है। एक तो तुम रेस कोर्स में नहीं आए और दूसरे अब मुझे इस तरह नज़रअंदाज करके चले आए जैसे मेरी ज़रा परवाह नहीं। मैं नज़रअंदाज करके चला आया? नीमा, मुझे ये भी मालूम नहीं कि मैं अंदर किस तरह आया। यकीन करो नीमा, दफ्तर से निकलते ही मेरी अजीब सी हालत हो गई। मैं कार में बैठा और उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। मुझे नहीं मालूम कि मैंने घर का रास्ता कैसे तय किया, मुझे तो इस सोफे पर होश आया। झूठ बोल रहे हो, लड़की ने बेतवारी से कहा। यकीन करो नीमा, मेरी हालत ठीक नहीं, प्लीज़ डॉक्टर को फ़ोन करो। वसीम अहमद की पेशानी पसीने से तर हो गई और नीमा को उसकी बात पर यकीन आ गया। दूसरे लम्हे टेलीफोन की तरफ बढ़ गई और किसी डॉक्टर को फ़ोन करने लगी। अब डॉक्टर आएगा और वसीम अहमद को बेवकूफ़ बनाएगा, क्यों ना इसी दौरान मकान के दूसरे हिस्सों की तलाशी ली जाए। गौहर ने सोचा और उस कमरे से बाहर निकल आया। वो इमारत के एक एक हिस्से का जायजा ले रहा था। इमारत के 2 हिस्से थे, दोनों बड़े शानदार थे। पहले हिस्से में जदीद सामान था, लेकिन दूसरा हिस्सा पहले हिस्से के मुकाबले में कुछ यूं हिस्सा था। उसकी वजह गौहर की समझ में नहीं आई और वह मुतजस्सिस अंदाज में उस हिस्से में दाखिल हो गया। यहाँ उसे कुछ मुलाजिम नजर आए जो रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ थे। फिर वो एक कमरे के सामने से गुजरा। दरवाज़ा खुला हुआ था और कमरे के अंदर का मंजर नजर आ रहा था। सामने कालीन पर एक नौजवान आदमी सर के बल खड़ा था। गौहर ने खोपड़ी पर हाथ फेरा, खैरियत, उसने सोचा और अंदर दाखिल हो गया। उसने घूम पर कर उस नौजवान को चारों तरफ से देखा। खासा खूबसूरत नौजवान था, चेहरे पर मासूमियत, लेकिन आंखों से अंदाज़ा होता था कि वो अपने हवास में नहीं। क्या हो रहा है बड़े भाई? गौहर ने बुलंद आवाज़ में कहा। दुनिया को उलट कर देख रहा हूँ, नौजवान ने इस तरह जवाब दिया। उसके अंदाज में कोई तब्दीली नहीं हुई। उसने गौहर को देखने की कोशिश की थी। वो क्यों? गौहर ने दिलचस्पी से पूछा। इसका उल्टा सीधा मेरी समझ में नहीं आता, पता नहीं चलता किस तरफ से उल्टी है और किस तरफ से सीधी, इसीलिए दुनिया को उल्टा होकर देख रहा हूँ। तो फिर आपने क्या महसूस किया? इसके सिवा कुछ नहीं कि कमरे में ये रखी चीज़ें छत की तरफ परवाज कर रही हैं, उल्टे खड़े हुए नौजवान ने कहा और गौहर बेसाख्ता हंसने लगा। तो फिर सीधे हो जाइए, उसने कहा। नहीं नहीं, मुझे उल्टी तरफ से ही हर चीज़ अच्छी लगती है, मुझे यूं ही खड़ा रहने दो, नौजवान ने गमगीन लहजे में कहा और गौहर उसके जहन में झांकने लगा। उसे नौजवान के ख्यालात गड़बड़ नजर आए। वो कुव्वते फैसला से आरी था, वो सही दिमाग नहीं था, मगर ये है कौन? गौहर ने सोचा। इस सवाल का जवाब उसे नौजवान से नहीं मिल सकता था। ताहम उसने पूछा, मगर तुम दोस्त हो कौन? अफलातून, बुकरात, सुकरात, जो दिल चाहे समझ लो। नौजवान फिर उल्टी सीधी बातें करने लगा। बेहतर है थक जाओ तो बता देना, ऐसे तुम्हारे बारे में किसी से दूसरे से ही पूछना पड़ेगा, गौहर ने कहा और कमरे से निकल आया। अब उसका रुख दूसरे कमरे की तरफ था। एक और कमरे में उसे एक लड़की नजर आई और वो इस कमरे में दाखिल हो गया। लड़की एक आरामदेह कुर्सी में दराज कोई किताब पढ़ रही थी। गौहर कुर्सी की पुश्त पर पहुंच गया। उसने झुककर किताब का नाम देखा, एक मजहबी किताब थी। गौहर ने दिल में कहा खूब, और फिर लड़की की शक्ल देखने लगा। वो सूरत से ही पाकीज़ा फितरत की मालिक नजर आती थी। उसके खदोखाल उस नौजवान से मिलते थे जो कमरे में उल्टा खड़ा था। गौहर सोचने लगा, ये दोनों बहन भाई हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों की इस घर में हैसियत क्या है, ये बात कैसे मालूम की जाए?
براہ راست لڑکی سے پوچھنے میں گڑبڑ کا خطرہ ہے۔ ظاہر ہے وہ لڑکی ہے، خوفزدہ ہو جائے گی، پھر انتظار کرنا پڑے گا۔ کچھ دیر انتظار کرنا چاہیے، گوہر نے سوچا اور کمرے سے نکل آیا۔ اس کے بعد وہ کافی دیر تک کوٹھی کے دوسرے حصوں کا جائزہ لیتا رہا اور پھر واپس چل پڑا۔ دیکھا جائے کہ اب وسیم صاحب کا کیا حال ہے۔ لڑکی کے کمرے سے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے کمرے میں جھانکا اور پھر جلدی سے منہ پھیر لیا۔ پھر وہ نوجوان کے کمرے کے سامنے سے گزرا۔ نوجوان کے کمرے میں ایک اور شخص موجود تھا۔ گوہر ٹھٹک گیا اور پھر جلدی سے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ان دونوں کی گفتگو سننا چاہتا تھا۔ دوسرا شخص چہرے سے ہی مکار نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سانپ کی سی چمک تھی۔ کہنے لگا، ندیم صاحب آپ کو انجیکشن دینا ضروری ہے۔ نوجوان کہنے لگا، میرے لیے زہر کا پیالہ لاؤ۔ تو وہ کہنے لگا، ندیم صاحب ہم آپ کی صحت کے خواہش مند ہیں اور آپ زہر طلب کر رہے ہیں۔ ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ اگر زندہ رہتا تو کیا تمہارے خیال سے وہ سکندر پوری دنیا فتح کر لیتا؟ نوجوان نے پھر کہا، آپ سکندر کی بات چھوڑیں، انجیکشن لگوا لیں۔ وسیم صاحب آ چکے ہیں۔ اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ میں آپ کو انجیکشن نہیں دے چکا تو وہ یہاں آئیں گے اور مجھ پر ناراض ہوں گے، اس شخص نے کہا، اور نوجوان یعنی جو پاگل دکھائی دیتا تھا اس کے چہرے پر خوف کے آثار امڑ آئے۔ دوستو یہ کہانی جاری ہے۔ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو کہانی کیسی لگی، اور ہمارے چینل حیدر وائس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔